हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यावसायिक संगठन के एमसीक्यू सॉल्व करा रहे थे आप लोगों को। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट की भी एमसीक्यूज़ वीडियो अगर आप चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करिएगा। इन एमसीक्यूज़ को बार बार आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मजदूरी भुगतान की निम्न पद्धतियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है जहां कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता प्राथमिक महत्व रखती है। कार्य भाग दर पद्धति, समय दर पद्धति, विभेदात्मक कार्य भाग दर पद्धति या फिर हाल से प्रीमियम पद्धति। तो यहाँ पर कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता जिसमें प्राथमिक होती है, जैसे कि कुछ नक्शे बनने हैं या चित्र हैं या मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई जाएँ। तो वहाँ पर जो समय दर पद्धति होती है वो प्रयोग की जाती है। उस पद्धति में क्या होता है, दैनिक कार्य दैनिक पारिश्रमिक दर के आधार पर दिया जाता है, न कि इस आधार पर दिया जाता है कि कितना काम उसने किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्सन बोनस योजना के अंतर्गत किसी श्रमिक को कोई बोनस नहीं दिया जाता यदि उसकी कार्यक्षमता मानव क्षमता के डैश डैश से कम है। 50%, 66 2/3, 83 1/3 और 100%। यहाँ पर आपको ये बताना है, जो इमर्सन बोनस योजना होती है उसमें दैनिक मजदूरी की तो गारंटी रहती ही है, लेकिन साथ में आपका एक परसेंटेज दी रहती है। उस मानक स्तर से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उस पर प्रब्याजी या प्रीमियम दिया जाता है। तो वो मानक स्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 66 2/3% दे रखा है वो मानक स्तर होता है। उस स्तर तक अगर कार्य कर रहा है तो दैनिक मजदूरी मिलती है। इसके ऊपर जब कार्य करेगा तो उसके ब्याजें ऐड होती चली जाती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निर्गमन बाजार का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट इज। पूंजी प्रवाह का उचित निर्देशन, पूंजी का एकत्रीकरण, पूंजी पर नियंत्रण, नए अंशपत्रों तथा ऋणपत्रों को व्यक्तियों व संस्थाओं को आवंटित करना। तो आपका बाजार में दो तरह का आ जाता है, एक प्राथमिक होता है और दूसरा आपका द्वितीयक आएगा। तो जो प्राइमरी वाला होता है वो नव निर्गमन बाजार होगा, और जो द्वितीयक वाला आएगा वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जो पुरानी प्रतिभूतियां होती हैं पहले से लिस्टेड होती हैं उनका क्रय विक्रय होता है। और जो नव निर्गमन बाजार होता है तो जो नए अंशपत्र ऋण पत्रों होते हैं उनका आवंटित किया जाता है, उनकी संस्थाएं भाग लेती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी कंपनी से तात्पर्य है भारत के अंदर सम्मिलित कंपनी, भारत के बाहर सम्मिलित कंपनी, भारत के बाहर स्थापित व्यावसायिक स्थल या फिर भारत के बाहर सम्मिलित कंपनी व भारत के अंदर स्थापित व्यावसायिक स्थल। तो जो विदेशी कंपनी होती है तो उसका सम्मेलन भारत के बाहर हुआ होता है, लेकिन उसका जो व्यावसायिक स्थल होता है वो कार्य कर रही होती है वो अपने भारत में ही कर रही होती है, तो वो कहलाती है आपकी विदेशी कंपनी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार होते हैं। डीलिंग्स इन स्टॉक एक्सचेंज आर। नई प्रतिभूतियों से संबंधित, पुरानी प्रतिभूतियों से संबंधित, नई व पुरानी दोनों प्रतिभूतियों से संबंधित या फिर अंशों से संबंधित। इससे पहले ही क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, जो नव निर्गमन बाजार आपको बताया था, तो उसमें नए जो अंश होते हैं, नए जो पत्र होते हैं उनका क्रय विक्रय होता है। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वहाँ पर क्या होता है, जो पहले से लिस्टेड होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, उन्हीं अंशों का, उन्हीं पत्रों का क्रय विक्रय होता है। समझिए एक मार्केट है जहाँ पर आप आसानी से जिसको भी अंश बेचना है, जिन कंपनीज को, जिनको अंश खरीदने हैं, उनको आसानी से एक जगह प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन प्रब्याज पद्धति सुधरा हुआ रूप है। हास्य प्रब्याज पद्धति का, गैंट बोनस योजना का, टेलर पद्धति का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपकी हास्य प्रब्याज पद्धति होती है उसी का ही सुधरा हुआ रूप क्या है, रोहन प्रब्याज पद्धति है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संयोजन का उद्देश्य होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिजनेस कॉम्बिनेशन इज टू। अधिक लाभ कमाना, गलाकाट प्रतिस्पर्धा में टिके रहना, तेजी मंदी से सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो जो व्यावसायिक संयोजन होता है उसमें किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो बिजनेस होता है, व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं वो समूह बना करके कार्य करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक संयोजन कहते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इन तीनों ही कारणों से व्यावसायिक संयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन है, अभिगोपक कौन होता है, हु इज़ द अंडर राइटर।
समता अंशों को बेचने वाला, समता अंशों में प्रतिभूतियों को बेचने वाला, प्रतिभूतियों को बेचने वाला, या फिर अंशों व ऋणपत्रों को बेचने की गारंटी देने वाला। तो अभिगोपक कौन होता है? अभिगोपक एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है जो कि क्या करेगा, एक नई संस्था होती है जिसके अंशों या प्रतिभूतियों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, या उसकी साख इतनी गुडविल नहीं बनी होती है मार्केट में कि लोग उनको आसानी से खरीदें। तो ये क्या होता है, गारंटी देते हैं कि जो नई संस्था होगी अगर उसको न्यूनतम अनुदान की राशि प्राप्त नहीं होती है तो ये उन अंशों को, प्रतिभूतियों को स्वयं क्रय कर लेते हैं। तो अभिगोपक कौन होगा? अंशों और ऋणपत्रों को बेचने की गारंटी देने वाला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिलें जब आपस में संयोजित हो जाती हैं तो कहलाता है? व्हेन शुगर मिल्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड? समतलीय संयोजन, लंबवत संयोजन, वृत्तीय संयोजन, विकर्णीय संयोजन। तो आपने संयोजन पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें कई तरह के संयोजन दे रखे थे। समतलीय हैं, लंबवत हैं, वृत्तीय और विकर्णीय। तो जो चीनी मिली यानी कि एक जैसा व्यवसाय करने वाली जब मिल है, कारखाने हैं या कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, मिलकर कार्य कर रही होती हैं, तो कहलाता है समतलीय संयोजन। तो एक आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंड बोनस योजना मिश्रित रूप है? हास्य तथा रोवन का, रोवन तथा टेलर का, हास्य तथा टेलर का, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी गैंड बोनस योजना होती है वो हास्य योजना और टेलर योजना का मिश्रित रूप होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और किसी भी और भी सब्जेक्ट पर अगर आप हमसे कुछ वीडियो चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।